मैं तो पूरी प्रयास करता हूं 3 साल उनके अच्छे वकील बनाओ। जब 3 साल हो जाते, जब बेचने में जाते हैं तो माल खपता नहीं, माल ही नहीं खपता। Advocates and judges both are partners in the administration of justice. जस्टिस देने वाला कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है, ग्रंथ है, उसको अमलबाज नहीं कर कर कोर्ट में कौन लेके जाएगा? वकील लेके जाएगा। और वकील के साथ साथ जज भी मिलेगा। मैंने बहुत देखा कोर्ट में, जज बोलता वकील को, अरे तू बेवकूफ आदमी है, हंसता है वो। मैंने ये भी देखा। मैंने बोला तू हंसता क्यों है, तेरे को बेवकूफ बोल रहा है वो जज। वो बोलता नहीं, मेरा धंधा मार खाएगा, दूसरा बार तो ये सब प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। तो आज वकील पैसा होना, उसको केस के लिए पैसा दो, बस तारीख पर तारीख। इसलिए मैंने कहा ऐसे लोग वकालत में आनी चाहिए जिसको कुछ सोशल समाज सेवा करना है। अरे दूसरा तो तुम्हारे पास में इतनी प्रोफेशंस है, कॉरपोरेट सेक्टर में जाइए, लीगल एडवाइजर बनाइए, पैसा बहुत है वहां। यहां काला कोट पहनकर बाहर में भी काला, अंदर में भी काला, है ना, बहुत डिफिकल्ट है। हमारे पास में वकालत की प्रथा नहीं थी, इंडिया के अंदर में वकालत की पेशा नहीं थी। ये हमने पेशा डाउनलोड किया इंग्लैंड से। ये बच्चे लोग जानते हैं डाउनलोड कैसे करना, इनकी भाषा वापरता हूं। इंग्लैंड से हम लोगों ने डाउनलोड किया, मगर जहां से ये पेशा आया है वो दूसरे बलते रूप ले लिया, इधर इंडिया में आकर भ्रष्ट हो गया हो। उधर में इंग्लैंड में उस जमाने में बोल रहा हूं, इस जमाने के उस जमाने में वकील लोग बहुत बड़ा कोट पहनते थे, ओवरकोट, और उनकी पैकेट जो होती थी उसके पीछे में, कोट के पीछे में छोटा सा एक पैकेट लगा हुआ रहता। और जब वकील किसी क्लाइंट का केस करता है, केस सब खत्म हो जाने के बाद में वो जो क्लाइंट है उसको कुछ पैसा देना है तो उसको हाथ में नहीं देगा, वो जाकर चुपचाप पीछे में उसकी कोट पॉकेट है उसमें डाल देगा। देखिए कितनी नैतिकता थी वहां। वकील को ले मालूम नहीं है कौन सा क्लाइंट ने कितना पैसा दिया, खाली वो घर में जाकर कोट निकालेगा तो उसकी बीवी पैसा गिनेगी, पैसा गिनने का काम बीवी का है। तो वो गिनेगी तो उनको पता चलेगा अरे मिला है किसी की। तो इसलिए इस प्रकार से वो काम करते थे, पैसे की बात नहीं करते थे। आज वकील लोगों को देखो आगे पीछे। अरे एक मेरा वकील स्टूडेंट है, वो जीन पहन कर गया। मैं बोले जीन में ये पैकेट क्या है? वो भी वहां भी पैसा डालते, बोलते मेरे हो माय गॉड, जहां देखो वहां पैकेट। तो इसलिए नैतिकता की जरूरत है। एडवोकेसी इज नॉट मनी मेकिंग ऑक्यूपेशन, एडवोकेसी इज नॉट मनी मेकिंग ऑक्यूपेशन। ये समाज सेवा, लोक सेवा। इसलिए वकालत बने, इसलिए हमारे बड़े बड़े लोग, बाबा साहब से लेकर बड़े बड़े लोग वकील थे, वकालत से आए हुए। तो बाबा साहब ने दो चीज महसूस किया।
कि हमारे भारतीय राजनीतिक में दो चीज गायब है, उन्होंने कहा। पहला, इक्वालिटी। इक्वालिटी समानता नहीं है। दूसरा, हमारे समाज में जो गायब है वो है फ्रैटर्निटी, बंधुत्व, जिसको भाईचारे बोलते हैं, है ना। ये दो चीज जब भाषण दे रहे तो उनको महसूस हुआ ये दो चीज हमारे समाज के अंदर में नहीं है, समानता भी नहीं है, भाईचारा भी नहीं। तो निर्माताओं का क्या सपना था, पहले वो समझा दो। निर्माताओं के सपने के लिए मुझे पूरे संविधान देखने की जरूरत नहीं है। मेरे संविधान में एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम ये कहते हैं उद्देशिका, प्रियम्बल। हमारे संविधान में आज तक पहले 395 आर्टिकल्स थे, अभी 448 आर्टिकल्स है। पहले 22 भाग थे, अभी 25 भाग बन गए। पहले 8 अनुसूची थे, अभी 12 अनुसूची हो गए। अभी तक 103 संशोधन हो गया। मगर ये सोचता हूं, इतने पूरे आर्टिकल्स को लेकर मुझे रिसर्च नहीं करनी है। पूरे भारतीय संविधान में एक आर्टिकल लिया मैंने, उस पर संशोधन किया, मुझे पीएचडी मिल गया। आर्टिकल 356, 356 राष्ट्रपति शासन, एक ही आर्टिकल लिया, उसमें रिसर्च कर 500 पेज का मैंने सबमिट किया, एक ही आर्टिकल। और एक आर्टिकल लिया 9th शेड्यूल, उस पर संशोधन किया, फिर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में तो उसमें एलएलडी प्राप्त हुआ। इसलिए मैं हमेशा सर आपको कहता हूं कि संविधान महासागर है, महासागर है। जितने बार डूबोगे उतने ही मोती हाथ में निकलेगी, कम नहीं है। तो ये संविधान का आपके निर्माताओं के क्या सपना था, क्या विजन था, ये देखने के लिए मुझे पूरे संविधान में नहीं जाना है। हमारे संविधान के 5 मूल सिद्धांत है। पहला, गणतंत्र देश, रिपब्लिक। दूसरा, संसदीय लोकशाही। तीसरा, संघीय ढांचा। संघीय ढांचा मतलब फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर को संघीय ढांचा कहते हैं। चौथा, मूलभूत या मौलिक अधिकार। और 5वां, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये 5 सिद्धांत के आधार पर हमारे संविधान बनी है। अगर इसमें कहीं भी आपको तकलीफ होगा, कोई तकरार होगा, तो आपको उद्देशिका में जाना चाहिए। क्योंकि उद्देशिका जो है, प्रियम्बल जो है, ये प्रियम्बल हमारे निर्माताओं के दिमाग क्या है ये देखने की चाबी है। निर्माताओं के दिमाग के अंदर में क्या है, ये अगर आपको जानना है, कहीं समझ लीजिए कहीं आपको तकलीफ आ गए कोई प्रोविजन में,
तो हमें फिर उद्देशिका में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि निर्माताओं के दिमाग में क्या था जब उन्होंने ये कानून बनाया। हमारे, इसलिए मैं ये कहता हूं कि पूरे निर्माताओं की जो विजन है, जो सपना है, वो सब आपको एक जगह मिल जाएगा। वो जगह है प्रेयम्बल। प्रेयम्बल में न्याय के बारे में पूछा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। उसके अलावा बाबा साहब ने 3 चीजों की उल्लेख की है उसमें, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है ना। फिर विचार अभिव्यक्ति का अधिकार 19 में है। 21 में जीने का अधिकार। जब मैं कहता हूं जीने का अधिकार है, तो गौरव के साथ में जीने का अधिकार होना चाहिए। ये संविधान आपको बोलता है। केवल अधिकार है ना, कोई जानवर जैसा जीना नहीं है भाई। हमारे पास में क्या है? वो जो आप इज्जत दे रहे हैं ना, वही तो हमारा सब कुछ है। हमारा जो मूल धन है, हर एक इंसान को बोल रहा हूं मैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, वो आप कभी अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। आप महिला है, आप बच्चा है, आप स्टूडेंट है, आप बुजुर्ग है, सभी को अपने अपना कुछ इज्जत होता है। तो उस इज्जत के साथ में आपको खिलवाड़ नहीं करना। आज हमारे पास में इज्जत ही है और कुछ नहीं है। वो इज्जत भी चले जाएंगे तो हम तो इंसान ही नहीं है। इसलिए संविधान आपको सिखाता है कि इज्जत के साथ में जीने की अधिकार। एक हमारे पास में केस आया था, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये परमानंद कटारा थे, ये वकील थे और मानव अधिकार का एक्टिविस्ट भी थे, पुडारी भी थे। इन्होंने देखा कि एक पंजाब जेल मैनुअल, हर एक जेल में एक रूल बुक होता है, हर एक जेल में। कितने लोगों ने जेल देखा है? कोई जरूरी थोड़ी है अपराध कर कर जेल जाना। कोई जेल जाना है तो मेरे को फोन कीजिए, मैं लेकर चलता हूं। जेल विजिट में विद्यार्थी को लेकर जाता हूं। वैसे ही एक पंजाब, हर एक जेल में एक मैनुअल होता है, एक रूल बुक होता है। उस रूल बुक को कहते हैं जेल मैनुअल। उस जेल मैनुअल में, ये तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी था, तो उन्होंने देखा, ये 1995 का केस बता रहा हूं चिमुरकर सर। एक पैरा 873, इस पैरा में कुछ प्रोसीजर्स लिखे हुए थे जो कैदी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। अभी देखिए, अभी कुछ दिन में 1 तारीख को वो निर्भया के 4 लड़कों को अभी फांसी लगने वाली है। तो इसमें प्रोसीजर दिया है कैसे फांसी लगाना।
तो उस रूल में ऐसा लिखा है कि जब कैदी को फांसी लगा देते हैं, जब फांसी की पटरी में उसको गिरा देते हैं, वो गिराने के बाद में उसका गर्दन तो रस्सी से बंधा हुआ रहता है। तो रूल बुक कहता है कि वो उसी रस्सी में लटका रहेगा करीब आधा घंटे के लिए। आधा घंटे तक उस कैदी के बॉडी को नीचे नहीं लाएंगे। वो घड़ी के पेंडुलम जैसे आधा घंटा लटका रहेगा। आधा घंटा होने के बाद में जेलर फिर उसको नीचे में लाएगा। उसके बाद में उसकी जेल डॉक्टर से उसकी तपासनी होगी, वो मृत घोषित करेगा, फिर आगे के प्रोसीजर है। तो परमानंद कठारा जो मानव अधिकार के पुजारी थे, वकील थे, उन्होंने बोला ये तो गलत बात है भाई। एक इंसान का अगर जिंदगी चले जाता है, क्या इंसान जानवर बन जाता है? ये तो इंसानियत के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका डाला। He said it is the degradation of human dignity कि उसको आधा घंटा तक लटका कर रखना, यह गलत बात है। ठीक है, उसने अपराध किया, अपराध को उसको सजा मिली, वो अलग बात है, बट आखिर वो तो एक मानव का शरीर है ना भाई। मानव का शरीर को इस ढंग से लटका कर रखना आधा घंटा, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर बोला बराबर बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ also includes right to dignity। तुम उस मानव शरीर के साथ में, उसके गौरव के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हो, खिलाफ है संविधान के खिलाफ। मूलभूत अधिकार संविधान ने केवल जीवंत लोगों को ही नहीं दिया, जो इंसान मर गया ना उसको भी मूलभूत अधिकार है। यह हमारे संविधान, इसलिए तो संविधान मैं सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। मरने के बाद में भी वो मानव का शरीर ही रहेगा, वो जानवर नहीं बनेगा। उसको जो इज्जत देना है वो तो इज्जत देना ही है। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये गलत प्रोसीजर है तुम्हारा, आधा घंटा पेंडुलम जैसे उस शरीर को लटका कर रखने का। उन्होंने बोला ऐसा मत किया करो। ये जो है आपके रूल बुक में दिया है, ये डायरेक्टरी रूल है, ये मैंडेटरी रूल नहीं है। तो उन्होंने उस पर आदेश दिया, अभी से किसी को भी जब आप लटकाओगे, फौरन लटकाने के बाद में जेल डॉक्टर से उसकी तपासनी करो और उसको मृत घोषित करो और उसके रिश्तेदारों को उसके शरीर को वापस कर दो। कितनी बड़ी केस है इसको। और परमानंद कठारा जैसे लोग चाहिए ना हमारे बीच में। मैं भाषण दे रहा हूं, भाषण देने के बाद में प्रेरित होना चाहिए, आपके मन में अंगार लगना चाहिए, तब कुछ कर आप जनता के लिए कुछ कर पाओगे। संविधान का नाम केवल एक साल में एक बार लेने से नहीं होगा। मैं आज भाषण दे रहा हूं, हो सकता है हमारे जो युवा पीढ़ियां बैठी है, जो मोबाइल से खेलती रहती है, डाउनलोड करते रहती है, ये कुछ कर पाएंगे। परमानंद कठारा का और एक किस्सा सुनाता हूं। सर कितना देर मुझे बोलना है? नहीं, जनता कितना देर बैठेगी? सुनेंगे।
मेरे पास वो कला है ना, जो गोली दिया जाता है ना डॉक्टर के ऊपर में थोड़ा सा शुगर कोटेड होता है, इसलिए जनता बैठेगी जानने के लिए। मैं हकीकत बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। एक दूसरी केस परमानंद कठारा के साथ हुआ 1989 में। परमानंद कठारा एक वकील भी थे, एक मानव अधिकार के एक्टिविस्ट भी थे, मैंने बताया आपको। सवेरे चाय पीते पीते उन्होंने अखबार देखा। अखबार में एक न्यूज छपी थी बॉक्स में, हिंदुस्तान टाइम्स में। उसका शीर्षक ऐसा था, लॉ हेल्प्स मैन टू डाई। कानून इंसान को मरने के लिए मदद करती है। कानून इंसान को मारने के लिए मदद करती है। तो उसने फिर वो विस्तार से पढ़ा। उसमें न्यूज में ऐसा था, एक सज्जन जो स्कूटर चला रहा था, उसकी एक्सीडेंट हो गई, कार वाले ने मार दिया। बहुत बुरी गंभीर हालत में जख्मी हो गया, खून बह रहा। तो एक सज्जन ने बोला, भाई ये तो मानव है, इसको बचाना जरूरी है। कितने अपने लोग अपन जाते हैं ना, कहीं एक्सीडेंट होते हैं, कार से होता, क्या हुआ यार, वो मर गया होगा, चलो आगे बढ़ो। कोई दिक्कत में नहीं आना चाहता है। इसका मतलब है नहीं कि वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, वो भी मानते हैं अपने हिसाब से। तो इन्होंने देखा एक सज्जन ने, ये तो इसकी बहुत जीवन गंभीर है, इसकी लाइफ, तो इसे फौरन मेडिकल हेल्प चाहिए। तो उसने फौरन उसको उठाया, ऑटो में डाला और नजदीक एक अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल थी, वहां लेके गया। बोला, ये देखिए एक्सीडेंट हो गया, इसको बचा लो, इसके ब्लड बहुत जा रहा है। वहां के डॉक्टर्स ने बोला, अरे भाई ये कहां से लाया आपने इसको? वो बोला, वो रोड में एक्सीडेंट हो गया। नहीं 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 बोले, हमारे पास तो पावर ही नहीं है, ये तो है भाई मेडिको लीगल केस, और मेडिको लीगल केस सीआरपीसी के अंदर में कुछ अस्पताल को ही दिया जाता है। बोले, यहां से एक अस्पताल है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर अस्पताल है वो 20 किलोमीटर वहां से था, 20 किलोमीटर्स। बोले वहां लेके जाओ, और उस अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो उनको कानूनी अधिकार है ट्रीटमेंट देने का। इन्होंने बोला, सर इनका तो ब्लड जा रहा है। नहीं नहीं बोले, हम नहीं कर सकते भाई, ये तो हम लोग इसमें पढ़ नहीं सकते चक्कर में, तुम लेके जाओ इसको। वो बेचारा सज्जन ने फिर से उसको गाड़ी में डाला और 20 किलोमीटर लेके गया। 20 किलोमीटर लेकर उसको जब कैजुअलिटी वार्ड में लेके गया, डॉक्टर आकर देखा, भाई ये तो मर गया है, बिकॉज ही लॉस्ट, ही प्रोफ्यूसली ब्लड, काफी खून चले गया, तो मर। तो रिपोर्टर ने उसकी स्टोरी छपवा दिया हिंदुस्तान टाइम्स में। कानून इंसान को मरने के लिए मदद करता है। ये कौन से कानून है जो डॉक्टर होने के बाद में एक इंसान मर रहा है, उसकी मदद आप नहीं कर रहे? अरे डॉक्टर बनने के पहले तुम तो शपथ लेते हो ना, है ना, हिपोक्रेटस स्टेटस, वो जो ओथ लेना पड़ता है कि मैं जान को बचाऊंगा। अरे तुमने अगर ऐसा शपथ लिया तो ये जान को क्यों नहीं बच गया? एक बेचारे का जान चले गया ना, तुमने अगर ट्रीटमेंट दिया होगा तो शायद जिंदा रहता था। तो परमानंद कठारा बोले, गलत बात है। उसने जाकर कैंची लेकर आया, उस न्यूज आइटम्स को काटा और सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, इसके उत्तर दो। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे थे, भाई ये क्या बात है, ये तो गलत बात है।
तो उन्होंने एक कमिटी बनाया, कमीशन बनाया, इसके आप चौकशी करा तुम्ही ताबडतोब आणि आम्हाला रिपोर्ट टाका इकडे. तो कमिटी ने रिपोर्ट दिया, हां भाई. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 अनुच्छेद जो 21 है, इसके अंदर राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ कौन बचाएगा? सरकार नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार रूप से गाइडलाइंस दिया. उन्होंने कहा कि अगर कोई अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे पब्लिक हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोऑपरेटिव हॉस्पिटल हो, जहां भी अगर जख्मी आदमी आएगा उसको फौरन ट्रीटमेंट देना है. अगर आपने नहीं दिया तो डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा चलेंगे. उन्होंने बोला ये जो मेरा जो जजमेंट है हमारे, इसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भेजो. पूरे देश के अंदर में तमाम जितने डॉक्टर्स हैं, जितने मेडिकल कॉलेज जैसे, सब में विस्तार रूप से सर्कुलेट करो. तो भाइयों और बहनों, आज कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, वही आज भी कानून है. अगर आपके साथ में भी किसी ऐसी घटना होती है, अगर कोई डॉक्टर नहीं बोलता है, तो उसको बोलने का है भाई, वो ऑफेंस बुक हो सकता है पुलिस स्टेशन में, उसके अगेंस्ट में ऑफेंस बुक हो सकता है वो डॉक्टर के खिलाफ. पहला फर्ज डॉक्टर का है कि लाइफ को सेव करने का. लाइफ इज वेरी प्रीजियस, उसको सेव करना है हमें, तो उसे फौरन ट्रीटमेंट कर देना है. और उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, अगर न्यायालय में, अदालत में, उर्दू का वर्ड है अदालत, आप परमिट करेंगे ना? नहीं तो आप फिर बोलेंगे गलत बोल रहा हूं मैं. तो न्यायालय में अगर एविडेंस देने के लिए कोई डॉक्टर्स को बुलाएंगे आप ना, उसको ज्यादा देर खड़े नहीं रखना भाई. वो डॉक्टर है, उसका काम है पेशेंट को देखना और पैसे बनाना. तो उनको ज्यादा देर मत रखो. उसकी जो एविडेंस है, तारीख में तारीख मत लो, उसको फौरन उसकी एविडेंस लिया करो. यह भी वो जजमेंट में कहा है कि डॉक्टर शुड नॉट बी हरेस्ड. इफ एनी डॉक्टर कम्स फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन, कोई डॉक्टर एविडेंस में आता है, फौरन ये जिम्मेदारी होती है कोर्ट की कि उसकी एविडेंस लिया जाए. ज्यादा देर उसको खड़ा नहीं रखना, उसको भेजना. इसलिए तो डॉक्टर्स डरते हैं, अरे मैं एक बार आकर बॉडी को हाथ लगा दूं कि मेरे पीछे पंचायत लग जाएगी, मुझे बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा. तो इसलिए कोई डॉक्टर सामने नहीं आता. इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. ये तो हो गए परमानंद कटारा का किस्सा. और एक इंसान है, उनका नाम है स्वामी अग्निवेश. सुना होगा आप लोगों ने, स्वामी अग्निवेश. ये एक संगठन चलाते हैं. वो संगठन का नाम है बंधुआ मुक्ति मोर्चा. देश में जो कामगार बंधुआ बनकर रहते हैं, आज भी प्रथा है देश के अंदर में. आप बिहार के अंदर चले जाओ, यूपी के अंदर चले जाओ, आज भी कुछ कुछ ठिकानों में इंसानों को बंधुआ बनाकर पूरी जिंदगी उनसे काम लिया जाता है. तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा का चेयरमैन, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश. तो इन्होंने देखा एक ऐसी जगह है हरियाणा में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहां पत्थर फोड़ने वाले कनन है.
जैसे कोल माइंस होते हैं वैसे स्टोन क्वेरीज बोलते हैं। वो स्टोन क्वेरीज में बहुत से प्राइवेट ठेकेदार काम कर रहे हैं, कईयों माइंस लगे हुए हैं क्रशिंग, पत्थर को फोड़ने का। तो उसमें उन्होंने देखा कि कईयों महिलाएं, कईयों बच्चे, कईयों इंसान बंधुआ बनकर, बंधुआ कामगार बनकर रात दिन काम कर रहे हैं और उनको कोई सुविधा नहीं है। देश के जितने कानून बने हैं ना कामगारों के प्रति, मिनिमम वेजेस एक्ट, कॉम्पनसेशन एक्ट, वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मैटरनिटी एक्ट, ये सही कुछ नहीं, कुछ नहीं। और उन कामगारों को से इतना काम लिया जाता था, 15-15 घंटे वो पत्थर फोड़ते थे, खाने को बराबर खाना नहीं, पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं, जानवर जैसे उनको कदट कर काम करवाते थे। एक माइंस नहीं, वहां के प्राइवेट ठेकेदार ये लाइन से लगे हैं, कहां कहां से पकड़ कर लाए बेचारों को, उनको वहां से भागने की सुविधा भी नहीं। सो स्वामी अग्निवेश ने बोला ये तो गलत बात है भाई, ये तो बच्चों के खिलाफ ज्यादती है। कईयों बच्चों को बिहार से किडनैप किया गया और वो पत्थर फोड़ने वाले फैक्ट्रीज में लगाया गया। भाई बच्चों को तो दे हैव अ राइट, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, राज्य तत्व नीति वगैरह आपने बताया, उसमें कहता है राइट टू एजुकेशन। अभी तो मूलभूत अधिकार में राइट टू एजुकेशन में आ गया 21 ये तो ये बच्चों को एजुकेशन कहां देंगे? उनके बाप को, मां को अगर बंधुआ बनाकर, कामगार बनाकर वहां पत्थर फोड़ने के काम में लगाएं तो बच्चे कहां जाएंगे? बच्चों के हेल्थ क्या होगी? और देश के, भारत देश के लोकशाही के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस मंच पर संविधान प्रबोधन के भाषण कर रहे हैं, वहां जाकर देखिए क्या हालत है। उनको पीने के लिए पानी नहीं, कोई नहीं, वो टंकी में जाकर भर दे तो पी लो, जानवर भी नहीं पीता है टंकी से पानी। तो उन्होंने कहा कि कुछ करनी चाहिए, तो उन्होंने एक लेटर लिखा जनहित याचिका के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के जज को लिखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को गौर से उस पर एक्शन लिया। उस लेटर को उन्होंने रिट पिटीशन जैसा ट्रीट किया, उस पर उन्होंने कोग्नाइजेंस लिया और उस इशू पर उन्होंने एक कमीशन बिठाया, कमिटी बिठाई। कमिटी में कुछ अधिवक्ताओं को शामिल किया, एडवोकेट्स को, पढ़े लिखे लोगों को। सभी एडवोकेट्स पढ़े लिखे नहीं होते। मैं पढ़े लिखे एडवोकेट्स को बोल रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह, थैंक यू। मैं हकीकत बोलता हूं। हमारा संस्कृति बोलता है हमेशा सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। और दूसरा श्लोक यह है सत्यम, उस सत्य को कैसा बोलना चाहिए? सत्यम प्रियम ब्रूयात, उस सत्य को आप मोहब्बत के भाषा में बोलो, इश्क के भाषा में बोलो, प्यार से बोलो। सत्य को बोलने का तरीका उन्होंने बताया है। पहला बोलता सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। दूसरा श्लोक बोलता है यू स्पीक द ट्रूथ विद द लैंग्वेज ऑफ लव। एक सज्जन ने बोला देखिए मेरे को ये लव वगैरह नहीं आता, मुझे सत्य जो है कटी होती है, मैं जो भी होगा देखेंगे, मैं तो बोल दूंगा
सच्चाई बोलना कड़वा होता है ना, मैं बोल दूंगा, ये नहीं चलेगा। तीसरा श्लोक ये बोलता है, सत्य को अगर आप लव लैंग्वेज में, प्रिय लैंग्वेज में नहीं बोल सकते हैं, तो तीसरा श्लोक बोलता है सत्यम अप्रियम ना ब्रूयात। वो सत्य को बोलो ही मत। अगर वो सत्य को अगर कड़वा लैंग्वेज में बोलेंगे तो मार खाओगे, है ना। थोड़ी सी डिप्लोमेसी लर्न करनी है हमें। डिप्लोमेसी जानते हैं ना, एक कला है, सबको आना चाहिए। डिप्लोमेसी इज एन आर्ट ऑफ टेलिंग हॉर्शेस्ट थिंग्स इन नाइसेस्ट वे। डिप्लोमेसी जो है ना, वो चीज को, कड़वा चीज को प्यार से बोलना चाहिए। मेरे सामने सज्जन है, वो गड़बड़ कर रहा है, मेरे को गुस्सा आता है। मैं अगर बोला तू बैताड़ मानूस है, अगर ऐसा बोल दूंगा तो साला बहुत गुस्सा हो जाएगा, मार भी देगा। कभी ऐसा नहीं बोलना। कैसे बोलना? बोलना है आज दुनिया में है ना, बैताड़ों की संख्या बहुत बढ़ रही है। ये समझ जाएगा सामने वाला क्या बोलना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आया, रिपोर्ट आया, इन अधिवक्ता गए थे, चौकसी किए, लेकर आए रिपोर्ट, बोला सचमुच एक बात है, वहां के जो कामगार लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इंसान हैं, ये लोग सचमुच जानवर से भी गए बीते हालत में काम कर रहे हैं। बंधुआ है, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर उनको अपने परिसर के बाहर छोड़ता ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बहुत गंभीर हालत है भाई, कुछ करना चाहिए। उन्होंने डायरेक्शंस दिया यूनियन गवर्नमेंट को, डायरेक्शन दिया यूपी गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को, बोला फौरन आप ये जो बंधुआ लोग हैं इनको उस ठेकेदारों से छुटकारा दिलाओ। और फौरन सरकार संकट में आ गई, उन्होंने अपनी यंत्रणा लगाई और फौरन जाकर जितने बंधुए थे वहां कामगार, सबको मोक्ष दिलाया, सबको लेकर आ गए। ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कहते हैं ना, सामाजिक न्याय देने के लिए, आर्थिक न्याय देने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये दूसरी बात है कि इतने जितने कामगार लोग आए ना, बाद में सरकार ने उनको पुनर्जीवन करने के लिए कोई रास्ता, कोई ढांचा, कोई प्रोग्राम अच्छी तरह से नहीं कर पाया, जिसके वजह से उसमें से कुछ लोग फिर वो ठेकेदार के पास चले गए बंधुआ बनने के लिए। ये देश की हालत है। तो ये जो है बंधुआ मुक्ति मोर्चा 1997 में, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे ऐसे केस आपको कर रहा हूं। देखिए, बाबा साहब को पूछा गया कौन सा अनुच्छेद जो आप बहुत मूल्यवान समझते हैं हमारे संविधान के अंदर में, तो बाबा साहब ने बोला अगर मुझे पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल बहुत मूल्यवान हैं, तो मैं केवल आर्टिकल 32 को बोलूंगा। 32 जो आर्टिकल है ये संविधान की आत्मा है, और ये 32 आर्टिकल संविधान का हृदय भी है। ये तो हो गया भाई। हमारे संविधान के अंदर में अगर किसी को न्याय चाहिए, कोई पिटीशन लगाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में, तो प्रावधान ऐसा है कि अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए। मतलब जो इंसान के साथ में उनका मूलभूत अधिकार जो है उसका उल्लंघन हुआ है,
वो इंसान को स्वयं कोर्ट के सामने पेश होना होगा, उस कोर्ट में एफिडेविट करना होगा, तभी चलकर उसकी पिटीशन स्वीकार होगी। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे जजेस आया उस जमाने में 1980 और 90 के बीच में। दो जजेस का नाम जरूर लूंगा। एक थे जस्टिस भगवती, जस्टिस पीएन भगवती, और दूसरा जज थे जस्टिस कृष्णा अय्यर। ये दो जजेस का नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल इतिहास में गोल्डन लेटर्स में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। क्या किया इन्होंने? तो उन्होंने क्या, 32 के अंदर में रूल ये कहता है कि अगर किसी को कोई केस करना है, उसके मूलभूत अधिकार उल्लंघन होता है, तो उसमें अगर उसको निवारण समाधान माना है तो उसको कोर्ट के सामने स्वयं जाना होगा। तो उन्होंने देखा इस देश के अंदर में पिछड़ापन इतना है, द पीपल आर सोशली बैकवर्ड, सामाजिक तरीके से एजुकेशनली बैकवर्ड है, बेचारे ये कहां जाएंगे? समझ लीजिए केरल में एक रोड पर काम करने वाला कूली है, वो काम करता है, उसको मालूम ही नहीं कि एक एक्ट है न्यूनतम वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट है कि भाई दिन में उसकी रोजी इतने पैसे देना चाहिए, कोई देता नहीं उसको। अगर रोजी लिखता है 100 रुपया 150 रुपया तो उसको देते 20 रुपया, दिन भर काम लिया जाता है उससे। तो ऐसे लोग जो हैं जिसको शिक्षा का बैकग्राउंड नहीं है, सामाजिक तरीके से पिछड़े हुए हैं, ये लोग क्या, अरे कूद के वहां तहसील कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। ये तो कल्पना शक्ति के बाहर है। वो क्या हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे समाधान ढूंढने? इट्स इम्पॉसिबल। तो ये दो जजेस ने उसके ऊपर बहुत स्टडी किया। पीएन भगवती साहब ने, वो बोला कौन सा ऐसा इसके अंदर में रूल है कि स्वयं जाना चाहिए? तो उन्होंने ये रूल को देखा है। एक रूल कहता है लोकस स्टैंडाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडाई। वो रूल ये बोलती है अगर किसी के साथ में उसके मूलभूत अधिकार जो भी हैं उल्लंघन होता है, केवल वो ही कोर्ट के सामने पेश हो सकता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, उसके लिए कोई नहीं जा सकता। तो उन्होंने बोला इतने कईयों हजारों के संख्या में हमारे देश में जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है कानून के बारे में, और उनके साथ में अत्याचार इतने बड़ी पैमाने पर हो रही है, तो इसके लिए तो कुछ करना चाहिए। कईयों दिन उन लोगों को नींद नहीं आया। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि हाँ, ये सबसे बड़ा शैतान जो है हमारे संविधान के अंदर में, तो ये लोकस स्टैंडाई रूल है। ये रूल ही ऐसा बोलता है कि ये इंसान सामने आना चाहिए कोर्ट के सामने, नहीं तो उसको कुछ इंसाफ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करेंगे, ये रूल को अपन अलग रखते हैं। तो उन्होंने बोला यह पॉसिबल है क्या? तो जजेस जब बात करते हैं ना, केस लॉ के माध्यम से बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि लेट अस रिलैक्स दिस रूल, और उन्होंने उस रूल को अलग किया और एक नया डॉक्ट्रिन पैदा हो गया। उसका नाम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जनहित याचिका। जो ये जनहित याचिका में जो भी इंसान, चाहे एनजीओ चला रहा हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो और किसी के लिए, जो पीड़ित लोगों के लिए, वो जाकर कोर्ट के सामने जा सकता है। तो और ये भी कहा कोई जरूरी नहीं है कि वो आदमी के पास पैसा है नहीं है। आज दिल्ली अगर जाकर सुप्रीम कोर्ट में अगर केस करना है तो आपके पास लाखों रुपया आज चाहिए, है ना। काफी हमारे वकील लोग, अच्छे अच्छे वकील लोग बैठे हुए हैं,
आपको उनका पैसा भरना पड़ेगा, तभी वो बोलेंगे हम लगाएंगे, तारीख पर तारीख लेंगे। 2 बार 4 बार ट्रेन में जाएंगे, बोलेंगे केस गया बाढ़ में, मेरे को नहीं होना। तो समाज सेवक, सोशली इंक्लाइंड लोग हैं जो जिसके लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं। तो इन दोनों जजेसों ने कईयों ऐसे जनहित याचिका एडमिट किया, केवल उनको एक लेटर आने दो, उस लेटर को ही उन्होंने रिट पिटिशन ट्रीट किया और उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जस्टिस भगवती का नाम हमेशा हमारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फाउंडिंग फादर है ना। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द 5-star होटल, Supreme Court is not the 5-star hotel to cater to the needs of the elitist class. Even the poorest among poor must have an access to justice. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई 5-star होटल नहीं है कि धनवानों के लिए हम उनको दरवाजा खोलेंगे, गरीब से गरीब लोगों के लिए भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खुला होगा उनको इंसाफ देने के लिए, ये उन्होंने कहा। उसके बावजूद बहुत से ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आने लगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, बहुत से ऐसे सामाजिक न्याय मिलने लगा, आर्थिक न्याय मिलने लगा, लोगों को कल्याण होने लगा। मगर आज के जजेस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एडमिट करने में बहुत सोचते हैं, क्योंकि इंसान पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिसिटी के लिए भी करने लग जाता है, कुछ पैसा कमाने के लिए भी लग जाता है। अगर कोई ऑफिस में बॉस है और एम्प्लॉई है, बॉस के साथ नहीं मिलता है तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल देता है, क्योंकि पैसा लगता ही नहीं ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत बात है। आज कामगार या एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर के बीच में कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एडमिट नहीं होगा आज के दिन में। ऐसा कोई भी शिकायत होता आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो वेस्ट बॉक्स में डाल दो, नहीं होगा। और जिन्होंने भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालेगा तो उसके इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या है, कुछ पैसा भरना पड़ेगा। सही में उनको बोनाफाइड अगर इंटरेस्ट है वही लोग वो कर सकते हैं। चलिए, इस रफ्तार में और एक एडवोकेट थे जिसका नाम है MC मेहता, पूरे देश में नाम है। इसलिए जैसे परमानंद कटारा जैसे MC मेहता का भी नाम इसलिए है, उन्होंने कईयों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है एनवायरनमेंट, प्रदूषण के ऊपर में। एक हमारे दिल्ली के अंदर में एक फैक्ट्री थी जिसमें 4000 लोग काम करते थे, श्रीराम इंडस्ट्रीज। ये भोपाल केस कांड के बाद में 2 साल के बाद में उधर में भी एक बहुत बड़ा मिशअप हो गया कि उस फैक्ट्री में ओलियम गैस का लीकेज हो गई। उस ओलियम गैस के लीकेज के वजह से एक एडवोकेट भी मर गया और बहुत से ऐसे लोगों को तकलीफ हो गई। तो उसमें MC मेहता ने बोला कि ये फैक्ट्री बंद करो। तो उसमें बड़ी कार्रवाई किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि भाई इनको सेफ्टी स्टैंडर्ड अभी क्या है, विकास के और भी देखना है, क्योंकि ओलियम गैस जो वाटर सप्लाई प्यूरिफिकेशन प्लांट में भी काम आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड जब तक एवॉल्व नहीं करेगी और उसके ऊपर में बड़ा निरीक्षण नहीं होगा, फैक्ट्री तब तक नहीं खुलेगा। तो उसमें काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस दिया। वैसे ही MC मेहता ने दूसरा केस किया कानपुर में, जो टैनरीज इंडस्ट्रीज हैं, जो टैनरीज जो बनाते हैं, वो अपनी जो पानी, जो गलत जो पानी है उसको गंगा के पानी के अंदर में छोड़ देते थे। इसके वजह से गंगा का पानी पूरा प्रदूषण हो जाता था। तो उसमें भी उन्होंने गाइडलाइंस पास किया कि हर एक इंडस्ट्रीज में प्यूरिफिकेशन का सेंटर लगना चाहिए। और दूसरा, जहां काम करते हैं ना महिलाएं,
कोई फैक्ट्री में काम करती है, कोई ऑफिस में काम करती है, उनके साथ में सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा जनहित याचिका हुआ। राजस्थान के अंदर में एक लेडी का नाम था, सोशल वर्कर थी, उसका नाम था बनवारी, और राजस्थान के अंदर में बाल विवाह जो है वो बड़ा होता था, उसको रोकने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट्स लगाया। उस प्रोजेक्ट के अंदर में ये बनवारी काम करती थी, तो उन्होंने देखा कि एक जगह में 1 साल के बच्चे के साथ में बाल विवाह करवा रहे थे, उसको उसने रोकी। वो रोकने के वजह से वहां के जो लोग थे, क्योंकि प्रथा थी, वहां के जो मेल मेंबर्स थे, इन्होंने 4-5 लोग उन्होंने मिलाकर ये बनवारी के साथ में सामूहिक बलात्कार किया। ये सामूहिक बलात्कार की शिकार बनी। इसके बाद में जब कोर्ट में गया तो पुलिस ने उसकी कंप्लेंट नहीं लिया, कोर्ट ने भी उन लोगों को रिहा कर दिया। इसके बाद में एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं की थी जिसका नाम विशाखा था, तो उन्होंने इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के ऊपर में लिया और फिर से ट्रायल करवाया। ट्रायल करवाकर उन गद्दारों के ऊपर में उनको शिक्षा भी मिली, और साथ में विशाखा के केस में उन्होंने बहुत बड़ा गाइडलाइंस बनाया, कईयों गाइडलाइंस बनाया। जहां भी महिला काम करती है कुछ क्षेत्र में, उस एम्प्लॉयर को गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ में अभी सरकार ने एक नया कानून, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 में उन्होंने किया है कि महिलाओं के साथ में कोई किसी प्रकार का यह नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी चिमुरकर सर ने बोला कि सबरीमला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में एक मंदिर है सबरीमला, उधर में 10 साल और 50 साल के बीच के महिलाओं को अयप्पा टेम्पल में एंट्री नहीं करते थे। तो उन्होंने बोला ये तो गलत बात है, ये महिलाओं को बराबर का दर्जा हमारा संविधान देता है, इसके बावजूद ऐसा क्यों डिस्क्रिमिनेशन होता है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इक्वालिटी का मतलब है सब्सटेंटिव इक्वालिटी, सब्सटेंटिव पर्याप्त समानता, है ना। समानता में भी पर्याप्त समानता होना चाहिए। तो 70 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट में कि ये नया इंटरप्रिटेशन देने के लिए कि समानता का भी पर्याप्त समानता होती है। और चिमुरकर सर ने केशवानंदा भारती का बात किया, ये अच्छा हुआ, ये केस के वजह से हमारा लोकशाही बच गया। क्यों कि इसमें जो संशोधन किया गया 24, 25 वगैरह, इस संशोधन में पार्लियामेंट को पावर दिया गया। पार्लियामेंट जो है मूलभूत अधिकार को अमेंड कर सकती है, मूलभूत अधिकार के नक्शा बदल सकती है। और मूलभूत अधिकार जो है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, इसको बदलने का पार्लियामेंट को पावर नहीं होना चाहिए। इसलिए उस केस में 13 बेंच जजेस लोगों ने 7 to 6 आई थिंक उन्होंने जजमेंट दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं है। उन्होंने कहा विस्तार रूप से कौन से ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर है जहां पार्लियामेंट कुछ नहीं करना चाहिए। पहले धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सेक्युलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, संघीय ढांचा, एकता और संप्रभुता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और विधि शासन, जुडिशियल रिव्यू, ये सब जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो पार्लियामेंट को इसको ये करने के लिए कोई पावर नहीं है।
राइट टू प्राइवेसी के ऊपर में अभी फिलहाल में केस आया पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी जो है ये मूलभूत अधिकारों में से है ना। निजता अधिकार बोलते हैं, राइट, निजता अधिकार भाई आपके घर के अंदर में क्या होता है ये आपके प्राइवेट अफेयर है। ये प्राइवेट अफेयर के बारे में कोई को मालूम नहीं होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी है। अगर स्कूल के बच्चों को स्कूल में भेजना है कि नहीं भेजना है, ये तो राइट टू प्राइवेसी में नहीं आ सकता है। मगर घर में बाकी ऐसी मामला है जो राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसी समय में 1947 में ही बाबा साहब ने कहा है लोगों को अपना निजत अधिकार है, इसलिए उस जमाने में उसका ये किया है। तो हमारे संविधान के अंदर में बहुत से ऐसे मूलभूत अधिकार दिए गए। एक अधिकार है क्या, सोने के लिए भी अधिकार होता है, राइट टू स्लीप। एक बड़ा केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। हमारे रामदेव बाबा जो थे, हाँ, 2011 में वो राम लीला मैदान में योगा कैंप कर रहे थे और रात के समय में पुलिस वालों ने 144 लिया और वहां डंडा मारना शुरू किया और वहां के लोग सो रहे थे और उसमें से एक महिला का डेथ भी हो गया, रामलीला का मैदान। तो लोगों ने इसकी केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 19(2) और आर्टिकल 21 इसके अंतर्गत सोने का अधिकार जो है ये भी मूल अधिकार है। इसका मतलब नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में गद्दा बिछाकर सो जाओगे और बोलेंगे हमको भी अधिकार है सोने के लिए, ये नहीं है। कोई भी अधिकार हमारे संविधान के अंदर में एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, समझे ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत काम किया है ना। तो बोलने का अधिकार भी है। अच्छा, बोलने का अधिकार है आपको, तो क्या चुप रहने का भी अधिकार है, यह सवाल उठता है। तो कोर्ट के सामने एक मजेदार केस आया। 1985 की बात है। एक पब्लिक स्कूल केरल के अंदर में, वहां का डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सर्कुलर भेजा कि हर एक स्कूल में बच्चे लोग क्लास अटेंड करने के पहले राष्ट्रगान गाना चाहिए। दे शुड सिंग नेशनल एंथम। अब उसमें से 3 बच्चे ऐसे थे क्रिश्चियन समाज के थे, और क्रिश्चियन समाज में भी यहोवा क्लास करके एक अलग समाज होती है। तो वो तीनों बच्चों ने खड़े हुए, मगर उन्होंने बोला हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। इसलिए नहीं गाएंगे कि राष्ट्रगान गाना यानी भारत माता के प्रति गाना है, और हम केवल हमारे धर्म पर हमारे जो देवता है, जो हमारा जीसस क्राइस्ट है, उनका ही गुण गा सकते हैं और दूसरा देवताओं को गुण नहीं गा सकते हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो हेडमास्टर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन ने सर्कुलर दिया है तो आपको गाना ही होगा। तो इन्होंने गाया नहीं, ये चुपचाप खड़े हुए। जब राष्ट्रगान हुआ उसकी इंसल्ट नहीं किया तो खड़े हो गए। तो स्कूल मैनेजमेंट ने उनको तीनों को एडमिशन कैंसिल किया, उनको निकाल दिया। ये तीनों बच्चे केरल के हाई कोर्ट में केस किया कि हमें मूलभूत अधिकार है। क्या अधिकार है? बोलने का तो अधिकार है 19(1) में,
और 19(1)(a) के अंदर में भी हम चुप रहने का भी अधिकार है। तो केरल के हाई कोर्ट ने बोला, और उन्होंने बोला भाई हमारे धर्म के प्रति भी हमारा अधिकार है।